हाँ तो बच्चों, इससे पहले वाली लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और परावर्तन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता है वो हमें देखने को कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है मिरर या दर्पण। तो दर्पण वैसे आपने सबने देखा होगा, दर्पण वही चीज़ होती है जिसमें आप सुबह सुबह अपने आप को देखते हो। ठीक है, अपने केस संवारते हो, सस्ते संवरते हो। तो जो दर्पण या मिरर जो होता है वो अपने पास दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कितने टाइप के? 2 टाइप। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है प्लेन मिरर, और दूसरा सेकंड जो होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हिंदी में प्लेन को हम बोल सकते हैं समतल दर्पण, और स्फेरिकल को हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, अब प्लेन या समतल का मतलब क्या हो गया? एक सीधा सा अपन ने दर्पण बना लिया, मिरर बना लिया, ये प्लेन हो गया। स्फेरिकल मतलब जिसमें कोई ना कोई कर्व हो जाए। ठीक है, और ये बेसिकली दो होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जैसे इसको तो बोलते हैं कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, और इसको बोलते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल। ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज का अपना टॉपिक होगा प्लेन मिरर। तो इस पे आ जाते हैं। प्लेन मिरर हिंदी में लिख सकते हैं समतल दर्पण। तो प्लेन मिरर या समतल दर्पण क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है? हाँ, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? समतल दर्पण। अब समतल का मतलब क्या होता है वो अपन कल भी पढ़ चुके थे, वैसे तो दोबारा मैं बताता हूँ। समतल या प्लेन मतलब एकदम प्लेन लाइन, जैसे ये पेपर हो गया प्लेन। ठीक है, तो अगर पूछ ले आपसे डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लास और एक होता है मिरर। दोनों में डिफरेंट होता है। ग्लास को हिंदी में कांच बोलते हैं और मिरर को हिंदी में दर्पण बोलते हैं। ठीक है, या इसको शीशा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, शीशा या ग्लास जो होता है उसमें और दर्पण या मिरर में क्या फ़र्क होता है? तो देखो, ग्लास तो होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब पारदर्शी। जो ग्लास या शीशा होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी। जबकि मिरर जो होता है वो पारदर्शी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है। दूसरी क्या डिफरेंस है मेन, कि अपन ग्लास से मिरर बना सकते हैं। ठीक है, मिरर से ग्लास बनाना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, और बेसिकली अपन ग्लास से क्या बनाते हैं? मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपकी खिड़की में कोई भी ग्लास लगा है, या कांच का एक आप कोई भी जैसे ग्लास ले सकते हो पानी पीने वाला, या कोई भी बर्तन ले लो। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट है। अब करना क्या है कि एक ग्लास लो, और वो ग्लास भी कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ठीक है, और उसके एक साइड पे सिल्वर पॉलिश कर दो। सिल्वर वही चांदी को बोल रहा हूँ मैं यहाँ, सिल्वर पॉलिशिंग। ठीक है, मतलब क्या करना है? एक शीशा लेना है और प्लेन शीशा लेना है, समतल लेना है, और उसके एक साइड पे सिल्वर यानी चांदी को हिंदी में बोलते हैं रजत, और पॉलिशिंग को बोलते हैं लेपन। ठीक है, तो किसी भी समतल शीशे की एक सतह पर अगर हम रजत का लेपन कर देंगे तो वो समतल शीशा या प्लेन ग्लास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिरर के अंदर हो जाएगा, दर्पण के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे समतल दर्पण की परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहेंगे? एक समतलीय कांच जिसके एक सतह पर रजत का लेपन किया हुआ हो। ठीक है, और एक सतह पे जैसे ये जो मैं डैश बना रहा हूँ ये रजत लेपन हो गया। ठीक है, अगर रजत लेपन हमने एक सतह पे कर दिया तो दूसरी सतह पे कौन आएंगी? प्रकाश किरणें, और टकरा के चली जाएंगी। यानी कि ये जो सतह है जिस पर रजत लेपन नहीं है वो कैसे हो जाएगी? परावर्तक सतह। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एक समतलीय कांच जिसकी एक सतह पर रजत लेपन तथा दूसरी सतह परावर्तक सतह की तरह व्यवहार करती है, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। इंग्लिश में हम बात करें तो एक प्लेन ग्लास लिया जिसकी एक साइड पे क्या कर दी? सिल्वर पॉलिशिंग। अब एक साइड पे सिल्वर पॉलिशिंग हमने कर दी तो जो दूसरी साइड होगी उस पर लाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी, और वहाँ से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये जो मैंने डैश डैश बनाए ये किसको दिखाते हैं? ये सिल्वर पॉलिशिंग को। तो प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए पीस ऑफ प्लेन ग्लास on which one side is silver polished and the other side is behaving like a reflecting surface is known as plane mirror। ठीक है,
ये हो गया अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ मिरर, और उसमें हमने पढ़ा प्लेन मिरर। अब अपन देखो जो भी मिरर पढ़ेंगे आगे के लिए भी ध्यान रखना है, जैसे अपन ने लॉ पढ़ लिए, ठीक है, तो प्लेन मिरर में कोई अलग से लॉ नहीं होता है। जो अपने रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में सेम प्लेन में होते हैं, और I इज इक्वल टू होता है R, वो के वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो अब ये जो मिरर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, इंट्रो हमने पढ़ा था, अगला हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, और फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। तो हम किसका निर्माण पढ़ेंगे? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब क्या होता है या इमेज क्या होती है उसकी बात करते हैं। जैसे आप खुद को मिरर के अंदर देखते हो, ठीक है, तो मिरर के अंदर देखते हो तो जो मिरर में आपको दिखता है वो खुद ही होते हो आप, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई? इमेज, या वो आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब। और जो आप खुद हो उसको हम बोलेंगे बिंब, यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा क्या होगी? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरणें, आपसे क्या निकलेंगी? आपतित किरणें। और जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज होगी वो किसकी वजह से बनेगा? परावर्तित किरणों की वजह से, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और बीच में दोनों के कौन आ जाएगा? मिरर। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। तो अब आगे अपन देखेंगे कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज, हाँ, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। हिंदी में हम कह सकते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, जैसे आप जाके अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बस हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसी को अपन समझेंगे कि ये एक्चुअली होता कैसे। तो जैसे ये मैंने एक रख दिया प्लेन मिरर, सीधी सी लाइन खींची, एक साइड पर इसके क्या कर दिया? रजत का लेपन, AG पॉलिशिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ AG पॉलिश, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि RS में लिख दूंगा। अब हमें क्या करना है? एक वर्चुअल प्लेन मान लेना, मतलब वर्चुअल लाइन हम जो खींचते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने बड़ा सा खींच दिया, ठीक है, अभिलंब। और यहाँ पर मैंने एक एरो ड्रॉ किया, इसको मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट या बिम AB। अब क्या होता है कि किसी भी सोर्स से या किसी भी बिम से या किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकलेगी, बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेगी, लेकिन हम यहाँ बहुत सारी नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत सारी दिखाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक तो डालेंगे इस पर एकदम परपेंडिकुलर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि परपेंडिकुलर जा रही है, यानी कि नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। तो रिटर्न भी कितने पे हो जाएगी? 0 पे। मतलब अभिलंबवत जा रही है, 90 डिग्री के कोण पे जा रही है दर्पण के साथ। तो अभिलंब से कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री। तो परावर्तन भी कितने डिग्री पे हो जाएगा? 0 डिग्री पे। तो ये वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो यही आपतित किरण है, यही परावर्तित, यही इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी जो लाइट है उसको अपन डालेंगे मिरर के ऑलमोस्ट सेंटर पे, ठीक है। इस सेंटर को आप चाहो तो नाम दे सकते हो O, पॉइंट O, ठीक है। अब सपोज किया कि ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई? थीटा पे। तो ऑब्वियसली ये कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? थीटा पे ही होगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होता है? बराबर। मतलब मैंने मान लिया कि ये आपतन हुई कितने कोण पे? थीटा कोण पे। तो परावर्तन भी कितने कोण पे हो जाएगा? थीटा पे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब जैसा आप देख पा रहे हो ये दो लाइन मैंने खींची, ठीक है। ये दोनों में से जो परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे, ये कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं रही है। और जब तक ये क्रॉस नहीं करेगी तब तक क्या नहीं बनेगी? इमेज। क्योंकि देखो ये जो दोनों लाइट इंसिडेंट हुई थी वो किसी एक पॉइंट से इंसिडेंट हुई थी, तभी तो हमारे ऑब्जेक्ट का क्या बना? A, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज काटेंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, क्रॉस करेंगी, तब हमारा क्या बनेगा? इमेज का A पॉइंट बनेगा। अब एक्चुअलिटी में बात की जाए तो ये लाइन इस तरफ बढ़ती जाएगी और ये लाइन इस तरफ, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? क्रॉस। लेकिन देखो जब दो चीज़ें, दो लाइन एक दूसरे से दूर हटती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पीछे कहीं ना कहीं मिली हुई होंगी। तो हमने इन दोनों को क्या करेंगे? बैक साइड ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ ये ऑलरेडी थी नहीं, ये हमने ड्रॉ की है, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे वहीं पे हमारे इमेज का क्या हो जाएगा? A पॉइंट, जिसे हम A डैश लिख देंगे और नीचे बन जाएगा B डैश। अब देखो ये लाइंस डॉटेड है, मतलब ये यहाँ थी नहीं, हमने ड्रॉ की। और जो चीज़ नहीं होती उसे हम बोलते हैं वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक। वर्चुअल यानी कि काल्पनिक, ठीक है। तो
काल्पनिक होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग का भ्रम है या आपने कल्पना मात्र की है, वहाँ पे कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि इस इमेज को आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इस इमेज को क्या नहीं कर सकते, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी स्क्रीन पे हम नहीं देख ले सकते, इसको सिर्फ अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक क्वालिटी पता चल गई, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहली तो क्या हो गई कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि काल्पनिक होगी, ठीक है। काल्पनिक क्यों है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो है, प्रकाश किरणें हैं, ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है, हमने कटवाया है इनको ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि जो प्लेन मिरर होगा उससे जब भी इमेज का फॉर्मेशन करोगे, प्रतिबिंब का निर्माण करोगे, तो वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक, या हम कह सकते हैं वर्चुअल, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा है तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज भी कैसी है, सीधी। तो इमेज कैसी हो जाएगी, इरेक्ट। सीधे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेक्ट, और इसको बोल देंगे सीधा। और अगर उल्टा रखोगे तो उल्टा बन जाएगा, मतलब जैसा इमेज ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा ही बन रहा है। अब अपन बात करते हैं इसकी साइज़ की, कि क्या ये दोनों साइज़ बराबर है। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ज्योमेट्री के अंदर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ऑब्वियसली थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट, हिंदी में कहें तो शीर्षाभिमुख कोण। अब ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये लाइन जो हमने डाली थी ये क्या थी, 90 डिग्री पे, और ये लाइन भी क्या है, 90 डिग्री पे, यानी कि दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। और इसी को मैंने आगे बढ़ाया और इसी को हमने आगे बढ़ा रखा है, तो ए डैश इज पैरेलल टू बी डैश, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल, बराबर। दो समांतर किरणों या लाइनों के बीच की, रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या बनी रहती है, नियत, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, यानी कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज यानी कि प्रतिबिंब का आकार बराबर बिंब का आकार, दोनों के आकार हमेशा क्या होंगे, बराबर। इसलिए तो आप जितने बड़े हो उतने बड़े, या आपकी नाक या आपका कान जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा किस में दिखता है, आपके दर्पण में, आपके मिरर में दिखता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव भी करके बता दिया, क्यों, क्योंकि ए डैश और बी डैश क्या है, आपस में पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, नीचे वाली डॉटेड लाइन जिस पे बी और बी डैश पॉइंट है। दूसरा जो ए और ए डैश की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लाइन हम कैसी ड्रॉ करेंगे, नॉर्मली अभिलंबवत 90 डिग्री पे। तो दोनों लाइन कितने डिग्री पे, 90 पे। तो ऑब्वियसली दोनों क्या होगी, पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। और समांतर किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। तो प्रतिबिंब और बिंब का आकार भी क्या हो गया, बराबर। ये हमारे पास तीसरी क्वालिटी, तीसरी विशेषता हमारे पास आ गई। चौथी जो है विशेषता और आखिरी विशेषता, वो हम बात करेंगे डिस्टेंस की, कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है उनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। इस वाले की बात कर रहे हैं अपन, इन दो ट्राइंगल्स पे बात करनी है, इन दो त्रिभुजों पे बात करनी है। तो देखो एक एंगल तो दोनों में इक्वल है, मैं लिख देता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ बी डैश, दोनों में ये ओ कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया थीटा। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं, तो ए बी और ए डैश बी डैश भी क्या है, इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। और क्या इक्वल है बताओ, ये एंगल, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कैसे हैं, सीधे, मैंने बताया था सीधे मतलब 90 डिग्री पे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इक्वल टू 90, मतलब बी और बी डैश कोण भी कितना हो गया, 90। तो देखो एंगल साइट एंगल, कोण भुजा कोण, ठीक है। ये रूल आपने पढ़ा होगा 9th की मैथ्स में, ठीक है। एंगल साइड एंगल, जब ये रूल अप्लाई होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स के जब दो एंगल और एक साइड, यानी कि दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा आपस में अगर बराबर होंगी तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। जैसी ज्योमेट्री इसकी है वैसी की वैसी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, कॉन्गुलेंट हो जाएंगे, ठीक है। सर्वांगसम या इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्गुलेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्गुलेंट हो जाएंगे मतलब इसकी जो साइट है, जितने सेंटीमीटर की इसकी साइड है उतनी सेंटीमीटर की इसकी साइड होगी। यानी कि ए बी और ए डैश बी डैश तो हमें पता है इक्वल हो गई, थीटा एंगल भी हमें पता है इक्वल हो गया, ये एंगल भी 90 इक्वल हो गया। तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, अल्फ़ा अल्फ़ा। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो साइट है, ये भी क्या हो जाएगी बी ओ और ओ बी डैश भी इक्वल। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम ए एस ए एंगल साइट एंगल या कोण भुजा कोण नियम से क्या लिख सकते हैं अपन कि ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्गुलेंट ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग समय त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। तो इसलिए सो हम क्या कह सकते हैं, बी ओ इक्वल होगा ओ बी डैश के, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की दूरी बराबर है बिंब की दूरी के, और ये दूरी हम कहाँ से ले रहे हैं, दर्पण से ले रहे हैं, ठीक है, मिरर से। तो मिरर से इमेज उतनी ही दूर होगी जितना दूर आप क्या रखोगे, अपना ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है। बिंब उतना ही, प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा दर्पण से जितना दूर आपका बिंब होगा। ये अपने कंप्लीट होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है अपने इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आ सकता है बोर्ड क्लास में, या तो क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा कि एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझाइए। तब तो ये आपको करना ही है। एक नंबर का कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, ये वाला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से क्या होती है इक्वल, इसको प्रूव करो। तो ये एक नंबर में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और बिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है, इसे सिद्ध कीजिए। तो ये चौथा वाला यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, और बाकी की जो तीन है वो नॉर्मल है, वो आपको याद रखनी है। पर ये चौथा वाला मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कई बार एक नंबर का बन जाता है, अदरवाइज़ ये पूरा 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।